हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए। तो घटना चक्र की जो समसामयिक जीएस दृष्टि की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बुक आती है, उसको हम कंप्लीट करेंगे 2 से 3 क्लासेस में। ठीक है, इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपका पॉलिटी का जो है रिवीजन हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है, तो वहाँ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है स्टेट पीसीएस के लिए, और अगर आप वनडे एग्ज़ाम कोई भी देते हैं तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसे पढ़ सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बिल्कुल भी भाई। यहाँ पे यूट्यूब की फेयर पॉलिसी के अंडर जो है मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, तो स्टडी पर्पज़ के लिए है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो कॉपीराइट आपका समसामयिक जो है घटना चक्र वालों का ही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक बनाई है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और आप इसे परचेज कर सकते हैं मार्केट से अगर आपको पढ़नी है तो। अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम कंप्लीट पॉलिटी कर लेंगे और पिक्टोरियल रहेगा इसमें, जो भी रहेगा पॉइंट फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं भाई क्या है इस बुक में। पहला जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, देखो ये है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया में कैसे हुआ है, तो कौन कौन से एक्ट आए थे ब्रिटिश कंपनी के अंडर। जो कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो है अंडर कौन कौन से रूल आए थे, एक्ट्स आए थे, वो सब पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसी फॉर्मेट में हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना है, तो वो जो है कंपनी जो है एक्ट लेके आई थी। तो कंपनी के अंडर जो एक्ट लेके आए थे वो कौन सा था, जो पहला सबसे पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। तो इसका एम क्या था, तो कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था, जिसकी वजह से ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आया था। और इसको ख़त्म करना था कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन, माल प्रैक्टिसेस थी कंपनी में। जो उसके वर्कर्स थे कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड्स में इंगेज थे। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो इसके प्रोविजंस थे। देखिए, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और गवर्नर ऑफ बंगाल, इनको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर ही डाल दिया गया तीनों को। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। ठीक है, और इसी टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ इन 1774 में। 1774 में जो है पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे और गवर्नर ऑफ बंगाल को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर, ठीक है, कब किस एक्ट में किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला एक्ट आया था ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे, तो इसका जो प्रोविज़न था, इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो अफेयर्स थे, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें 1784 में। तो उसके अलावा सेकंड प्रोविजन क्या था, तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द बिजनेसेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी आ गई थी कंपनी के बिजनेस में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल फंक्शंस थे, उनको जो है अलग कर दिया गया इस एक्ट में, जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का। तो ये इसके प्रोविजंस थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो एक्ट कौन सा आया था, तो ये था भाई एक्ट जो है 1786 का। तो इसमें क्या था, गवर्नर जनरल हैड द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड टू गिव इफेक्ट टू हिज डिसीजंस। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को पावर दी गई, जो वो, ठीक है, जो उसके काउंसिल के डिसीजंस थे उन्हें वो ओवरराइड कर सकता था। ठीक है, स्पेशल केसेस में, एंड गिव इफेक्ट टू हिज डिसीजंस, तो उसके डिसीजन ही रहेंगे। तो गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकते हैं जो काउंसिल के डिसीजंस थे उन्हें स्पेशल केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके प्रोविजंस क्या थे, तो इसमें क्या था, इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड। तो ट्रेड की जो मोनोपोली थी उसे ख़त्म कर दिया गया कंपनी का। और इसके अलावा टी और
ट्रेड विद चाइना, इसे ही छोड़ा गया था, बाकी कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रोविजन 1813 का, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोविजन। इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो नेक्स्ट वाला प्रोविजन क्या है, राइट टू कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज एंड रिवेन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स ऑफ द कंपनी। सॉरी गाइज। तो राइट टू कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज एंड रिवेन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स टू द कंपनी, नेक्स्ट वाला प्रोविजन है। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजन टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो पहली बार जो है इस एक्ट में इंडियंस की एजुकेशन पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो फर्स्ट टाइम मेड प्रोविजंस किया गया था टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, इस प्रोविजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों, ठीक है। तो ये वाला कई बार पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया, तीनों जो है कई बार पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट वाला एक्ट है, तो चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या था, तो इसमें भाई कंपनीज कॉमर्शियल प्रिविलेजेस वर क्लोज डाउन, जो कंपनी के कॉमर्शियल प्रिविलेजेस थे उनको बंद कर दिया गया। प्रोविज़न फॉर द कंपनीज टू डू ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो यहाँ पे कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही कर सकती थी। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो जिसको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। लेकिन जो 1833 का ये वाला एक्ट आया था, तो इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। इसके अलावा टू एनेक्ट लाज, अ लॉ मेंबर इंक्लूडेड इन दी गवर्नर जनरल्स काउंसिल, मैकालेज द फर्स्ट लीगल मेंबर, तो मैकाले जो थे वो फर्स्ट लीगल मेंबर थे। द लेजिस्लेटिव पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम दी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, तो यहाँ से जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, वो ले ली गई थी, ठीक है, इस वाले एक्ट में। तो मैकाले जो है पहले लीगल मेंबर बने थे, ठीक है, लॉ मेंबर भी थे काउंसिल में, ठीक है। तो आगे देखते हैं भाई क्या है, कौन सा एक्ट है। तो चार्टर एक्ट 1853, तो इसमें क्या था, सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड इट्स अदर्स ऑफिसर्स वुड बी फिक्स्ड, तो सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो अदर ऑफिसर्स थे उनकी जो है सैलरी फिक्स होगी बाय द गवर्नमेंट। एंड फाइनेंस वाज गिवन बाय कंपनी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को कम कर दिया गया, उनकी संख्या को 24 से 18 कर दिया गया। 6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 6 मेंबर्स को नॉमिनेटेड किया जाएगा, ठीक है, इस एक्ट के अंडर 1853 का। नेक्स्ट देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, तो इसमें क्या था, टू कंट्रोल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टेकन अवे फ्रॉम द कंपनीज गिवन टू द ब्रिटिश क्राउन, तो यहाँ पे जो है कंपनी से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और वेस्टेड राइट्स ऑफ बोथ वर गिवन द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स फॉर इंडिया, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, उनके सारे राइट्स किसको दे दिए गए, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिए गए, जो इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे इसका। और नेक्स्ट जो प्रोविज़न था क्या था, न्यू नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्ट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो इसमें क्या है भाई, तो यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंडर आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आया था 1861 का, तो इसमें क्या प्रोविज़न थे, पावर ऑफ वायसराय टू प्रोमलगेट, तो पावर ऑफ वायसराय टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन एमरजेंसी
मैक्सिमम पीरियड फॉर द ऑर्डिनेंस वाज इन फोर्स 6 मंथ, तो मैक्सिमम पीरियड जो ऑर्डिनेंस का था वो 6 मंथ का था। एम्पावर्ड द वायसराय काउंसिल टू मेक लॉज, तो यहाँ पे जो वायसराय की काउंसिल थी उसे लॉ बनाने का जो है अधिकार था। लॉर्ड कैनिंग डिपार्टमेंटल सिस्टम, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की उसे एक्सपेंशन किया गया उसका। तो प्रोविंसेस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास रिस्टोर्ड पावर्स, जो बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स ले ली गई थी उन्हें रिस्टोर्ड कर दिया गया 1861 के एक्ट में। टू लेजिस्लेट पावर्स एंड टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। नेक्स्ट जो एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1892 का। इसमें क्या था, members of the legislative councils were empowered to express their views on the budget, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे उन्हें एम्पावर किया गया कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं देयर व्यूज़ को ऑन द बजट। और क्या प्रोविजन थे, राइट टू आस्क क्वेश्चंस इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय गिविंग 6 days प्रायर नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जो पॉइंट था, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम एट लिमिटेड स्केल्स, तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन किया गया था किसका, इलेक्टोरल सिस्टम का लिमिटेड स्केल पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो एक्ट था उसमें क्या किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। और इसे जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। 1909 वाला जो एक्ट है, सिस्टम ऑफ कॉमर्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वर नॉट गिवन द राइट टू वोट ऑन द बजट, जो मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के उन्हें क्या किया गया था, तो राइट टू वोट ऑन द बजट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या है जो नेक्स्ट प्रोविजंस हैं। तो फेमस स्टेटमेंट अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो 1909 का जो फेमस स्टेटमेंट है गांधी जी का, दिस एक्ट डिस्ट्रॉयड अस, गांधी जी की स्टेटमेंट है। और राम से मैकडोनाल्ड, दिस रिफॉर्म वाज एन इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट टाइम कंप्रोमाइज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, तो इनकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है आपको, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो 1919 का, इसको मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना है आपको इसका, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इस एक्ट के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज्ड, तो यहाँ पे इस एक्ट में जो पहली बार टर्म है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसका यूज किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स रिजर्व्स एंड ट्रांसफर्स, तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था। बेसिस ऑफ द एक्ट, तो मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट जो एक्ट आया था वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसके प्रोविजंस क्या थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यहाँ पे बना था इस वाले एक्ट में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, तो एक तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था किसका, ऑल इंडिया फेडरेशन का। डायरकी, तो प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म कर दिया गया था, एंडेड इन प्रोविंसेस एंड इम्प्लीमेंटेड एट दी सेंट्रल लेवल, और सेंट्रल लेवल पर डायरकी को इम्प्लीमेंट किया गया। ऑटोनॉमी टू दी प्रोविंसेस, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी गई प्रोविंसेस के लिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस सेल्फ गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस एंड इंस्टीड ऑफ डायरकी रूल, तो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है प्रोविंसेस के लिए दे दिया गया और इंस्टीड ऑफ डायरकी रूल्स। तो आगे देख लेते हैं और क्या है भाई नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रोविजंस क्या थे, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स का एक्सपेंशन किया गया, और इम्पोर्टेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बाईकैमरल जो है लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर बाईकैमरल थी।
सेपरेशन ऑफ पावर्स इन सेंटर एंड प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इन 1937 में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। स्टेटमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अ कार विद ब्रेक्स बट नो इंजन, द राइट टू स्लेवरी, चार्टर ऑफ स्लेवरी and incorporated as the directives principles of state policy in Indian Constitution in 1950। तो ये स्टेटमेंट्स थी जवाहरलाल नेहरू की, आपको याद रखना है भाई। नोट में देख लेते हैं क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिजेक्टेड इन दी लखनऊ सेशन, जो हुआ था 1936 कांग्रेस का, उसमें रिजेक्ट किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्टेड इन लखनऊ सेशन 1936 ऑफ द कांग्रेस। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान, डिवाइडिंग अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया। तो जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें जो है इंडिया पाकिस्तान टू डोमिनियंस बने थे। एंड ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ठीक है, जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर, वो ख़त्म हो गई थी 15 अगस्त 1947 को। राइट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसे राइट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। फ्रीडम फॉर बोथ डोमिनियंस टू secede फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट जो पॉइंट था, द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अबॉलिस्ड। तो यहाँ पे जो पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो अबॉलिश कर दी गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा है इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो देखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा द वन हु फर्स्ट गॉट द पावर ऑफ चीफ कमांडर, तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, द वन हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लॉ मेकिंग टू लेजिस्लेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो ये किया गया था 1937 में। जो बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो 1937। फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज यूज्ड इन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें पहली बार जो है टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का यूज किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देख लेते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। द फर्स्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, तो स्वराज पार्टी 1934 में पहली बार जो है डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की करी थी। द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, तो एम.एन. रॉय ने पहली बार जो है आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, तो एम.एन. रॉय 1934 में उनका आइडिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट। तो 1934 में जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे उसमें। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बातें, तो इसको देख लेते हैं क्या है भाई अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे एक बार मैं इसे थोड़ा सा और अनजूम कर देता हूँ। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कैबिनेट जो मिशन प्लान आया था 1946 के में, उसके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल जो है वुमेन मेंबर्स कितनी थी, तो 15 थी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उससे पहले टेम्पररी जो है प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो कि 9 दिसंबर को जब हमारी पहली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी 1946 में 9 दिसंबर को, तो उन्हें टेम्पररी बेसिस पर प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। उसके बाद जो है इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था। टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था हमने। और फाइनल मीटिंग जो हुई थी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई। इसके बाद जो है अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आता है भाई चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चेयरमैन कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, यहाँ पे हमारी कुछ कमेटीज़ दे रखी हैं, तो यहाँ पे चेयरमैन्स दे रखे हैं उनके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कमेटी ऑफ ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जवाहरलाल नेहरू जो है यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक यूनियन स्टेट कमेटी है उसके भी चेयरमैन थे। ठीक है, हेड थे उसके। सरदार पटेल जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो इसके जो है हेड थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो रिजल्ट ऑफ असेंबली इलेक्शंस, टोटल जो है 296 जो है ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इसमें कांग्रेस ने जो है 208 सीट, 208 सीट्स जो है कांग्रेस ने जीती थी। और मुस्लिम लीग ने जो है 73 सीट्स और अदर्स जो थे 15 सीट्स जीती थी अदर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, ये डेट कई बार पूछ ली गई है तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर्स 7 मेंबर्स थे चेयरमैन को लगा के। तो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और मेंबर्स कौन थे, तो कई बार मेंबर्स भी पूछ लिए गए हैं सीडीएस वगैरह में, ये क्वेश्चंस में मेंबर्स भी पूछ लेते हैं। तो मेंबर्स में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी और मोहम्मद सदाउल्ला एंड बी एल मित्तर और डी पी खेतान। तो ये 7 मेंबर्स थे, आपको ध्यान रखने हैं। जो है कुछ 2 मेंबर्स इनमें से रिप्लेस किए गए थे बाद में। तो माधव जो है माधव राव रिप्लेस्ड बाय बी एल मित्र और टी टी कृष्णामचारी रिप्लेस्ड बाय डी पी खेतान। एग्ज़ाम विजन, तो यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। द वन हु प्रेसाइडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। जवाहरलाल नेहरू अपोज नहीं है, प्रपोज दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है किसने दिया था, तो वो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था, तो 13 दिसंबर 1946 को दिया था। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड, तो जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड, तो 2 सितंबर 1946 को इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स की बात हो रहा है, तो 26 जनवरी 1946। और अडॉप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, तो 299 मेंबर्स थे, 389 बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड इन द रेशियो ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव पर मिलियंस पर्सन। तो पर मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लैक्स।
मैम नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन वर, जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 में, उसके मेंबर्स कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया सेड बाय ग्रेनविल ऑस्टिन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है ये। दी ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। चेयरमैन ऑफ एड हॉक फ्लैग कमेटी, तो फ्लैग कमेटी के जो एड हॉक जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें भाई फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। और यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपके गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, 1833 का जो एक्ट आया था, ऊपर हमने पढ़ लिया है। लॉर्ड कैनिंग, तो ये गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट वायसराय बने। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं। उसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48, तो लास्ट वायसराय थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने। टी राजगोपालाचारी, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव। टाइम टेकन कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ठीक है, तो डिबेट ऑन ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट पर जो डिबेट हुए थे वो 114 दिन 114 डेज। एंड टोटल एक्सपेंडिचर वर 63,96,729 रुपीज़ का जो है एक्सपेंडिचर हुआ। टोटल मीटिंग्स 3 टाइम्स। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। केम इनटू फोर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। इंतरिम गवर्नमेंट में देख लेते हैं 26 अक्टूबर 1946। तो इंतरिम गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स थे वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। वल्लभ भाई पटेल के पास होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन था। लियाकत अली के पास फाइनेंस था। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ थे, और लॉ था इनके पास, लॉ मिनिस्ट्री। और उसके अलावा अब्दुल रब निस्तार, तो इनके पास पोस्ट एंड एयर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है फूड एंड एग्रीकल्चर था। डॉक्टर CH भल्ला के पास वर्क्स एंड माइंस एंड पावर्स। बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। और इस चुंद्रीगढ़ के पास, इनके पास थी कॉमर्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमने जो है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमने कहाँ से लिए हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, मेजर पोर्शंस हमने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से लिए हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो USA से हमने क्या लिया है? तो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से हमने प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी हमने वहीं से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रेजिडुअरी पावर्स टू बी वास्टेड इन सेंटर, तो ये हमने यहाँ से लिया है कनाडा से। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया है हमने? तो भाई ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस एंड प्रीरोगेटिव रिट्स, ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन दी राज्यसभा, तो ये लिए हैं आयरलैंड से। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने दोनों प्रोविजंस लिए हैं साउथ अफ्रीका से। जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और रसिया से, यूएसएसआर से, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कंकरेंट लिस्ट, तो ये सारी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है भाई, तो जितने भी हमने प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, क्लास को 2 से 3 बार देख लें। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जो सो हम सुनते हैं और देखते हैं तो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए। और क्लास कैसी लग रही है अपने जो है रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, कोई सजेशन हो तो वो भी दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें क्लास को। ठीक है, आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई, जैसे आपके रिव्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ द सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुप्रीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है भाई। द प्रोविजन रिलेटेड टू द एमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम, तो ये वेमनार कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का, जो प्रोविजंस रिलेटेड टू एमरजेंसी, तो ये हमने लिए हैं जर्मनी से। उसके अलावा प्रोविजंस दैट हैज़ बीन मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ, तो ये है यूएसए का। अब देखते हैं अपना और क्या है, तो प्रियम्बल पे आते हैं। अब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे भाई। तो प्रियम्बल जो है बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। और अडॉप्ट कब किया था, तो यूनानिमसली अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, प्रेजेंट किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, तो ये देख लेते हैं हम। तो मेन एलिमेंट्स जो थे प्रियम्बल के, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इक्वालिटी में क्या आता है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप। ठीक है, तो ये प्रियम्बल में दे रखा है। सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, ये कब ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, 3 वर्ड्स, तो ये किए गए थे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रियम्बल, तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था या नहीं था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कब एक्सेप्ट किया और कब नहीं किया ये बता रखा है इसमें। तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, कब एक्सेप्ट किया, तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें एक्सेप्ट किया। केशवानंद भारती केस 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट केस, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब एक्सेप्ट नहीं किया, तो बैरूबारी जो केस हुआ था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द प्रियम्बल और एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड, तो किसने कहा था, के एम मुंशी ने। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर हैज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ टू द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा है आर्टिकल्स को, किस आर्टिकल को, तो ये है आर्टिकल 32 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन कॉल्ड अ पीएस पेपर, तो ये देख लेते हैं भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन कॉल्ड अ पीएस पेपर, तो ये किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल है भाई, आपको याद होना चाहिए प्रियम्बल, बिल्कुल।
We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political justice, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and unity, integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopted, enacted, and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये प्रियम्बल है, आपको याद होने चाहिए। ये वर्ड्स कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। तो शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो 14 पेज कवर कर लिए हैं हमने भाई। तो शेड्यूल्स एंड देयर सब्जेक्ट्स, तो पहले शेड्यूल्स जो अनुसूची होती हैं उनके बारे में और उनमें क्या दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। तो पहला फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सेकेंड शेड्यूल में द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इमोल्यूमेंट्स एंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। थर्ड जो शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, इसमें क्या है, इट कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है, तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल में क्या दे रखा है, इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 4 स्टेट दे रखे हैं जो है 6 शेड्यूल में। सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, तो दिस शेड्यूल डील्स विद द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट जो है लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके बारे में दे रखा है 7th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में क्या दे रखा है, तो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल में वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये जो लॉज एक्ट्स हैं, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th जो है शेड्यूल है वो एंटी डिफेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल पीआरआई से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत, 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। 12th शेड्यूल जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू दी म्यूनसिपैलिटीज़, 18 सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं गवर्नेंस सिस्टम। तो इसमें क्या है भाई, तो ओल्डेस्ट फॉर्म मोनार्की थी, फिर रूलर, फिर किंग। ठीक है, और मॉडर्न फॉर्म में क्या है, तो डेमोक्रेसी है, रूलर है, और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, यहाँ पे किंग है। हेरिडिटरी पोस्ट है यहाँ पे। सोर्स ऑफ पावर किंग हिमसेल्फ है। एग्जाम्पल जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, भूटान, इसके एग्जाम्पल हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के। और मॉडर्न में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पोस्ट बेस्ड ऑन मेरिट, सोर्स ऑफ पावर पब्लिक है। एग्जाम्पल यूएसए, ब्रिटेन, इंडिया, कनाडा, फ्रांस। नेक्स्ट जो है मेन फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म होती है इसमें जो है हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एंड डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट जो होते हैं डी फैक्टो हेड होते हैं स्टेट के। एंड बेस्ट एग्जांपल यूएसए। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है इसमें हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे प्रेसिडेंट और किंग रहेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ये डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल ब्रिटेन और इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हैं, तो सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी एंड गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं जो दे रखे हैं। अनदर नेम फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो यह है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अनदर नेम फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है द कंट्री विच इज़ कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ब्रिटेन से ओरिजिन हुआ है। द ओनली सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया इज़ द पीपल। इंडिया इज़ रिपब्लिक
दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। तो रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्ट होंगे। इंडियन फेडरलिज्म इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनविल ऑस्टिन। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो इंडियन फेडरलिज्म है उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इंडिया इज़ कॉल्ड अ क्वासी फेडरलिज्म, तो ये है कि किसने कहा है? तो केसी वीरे ने। नेक्स्ट है नेशनल सिंबल्स, तो इन्हें देख लेते हैं। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का है। डिज़ाइंड बाय किसने डिज़ाइन किया है? तो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है। लेंथ क्या है? लेंथ एंड विड्थ तो 3:2 में है। अडॉप्ट कब किया था? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो 22 जुलाई 1947 को। कलर्स ऑफ स्ट्रिप सैफ्रॉन सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। वाइट कलर जो है वो है सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रूथ। ग्रीन कलर जो है सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। व्हील है उसमें तो उसका कलर है ब्लू। स्पोक्स कितनी है? जो तिलियां हैं 24 हैं। सिंबल ऑफ जस्टिस एंड प्रोग्रेस। अशोकन पिलर्स टेकन फ्रॉम सारनाथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। तो स्टेट एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ। जो स्टेट एम्बलम है, लॉयन कैपिटल है, वो कहाँ से लिया है? तो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ का, वहाँ से लिया है। इंस्क्राइब्ड वर्ड सत्यमेव जयते तो मेंशन इन मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया है। अडॉप्टेड 26 जनवरी 1956 को। नंबर ऑफ लॉयंस 4 हैं। एम्बलम इंस्क्राइब्ड राइट, ठीक है, बुल है, मिड में अशोक व्हील है और लेफ्ट में हॉर्स है। तो राइट में बुल है और मिड में अशोक चक्र है और लेफ्ट साइड में जो है हॉर्स है, आपने देखा होगा। उसके अलावा नेशनल एंथम जो है जनगण मन फ्रॉम गीतांजलि से लिया गया है। ऑथर कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। जो जनगण मन है अडॉप्ट कब किया था? तो 24 कब किया था? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। प्लेइंग टाइम कितना है? तो 52 सेकंड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नेशनल डेज एंड फेस्टिवल्स तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कहाँ से लिया है? तो ये लिया है आनंद मठ से। और इसके राइटर कौन है? तो ऑथर कौन है इसके? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और एडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार 1896 में गाया गया था। नेशनल कैलेंडर किस पे बेस्ड है? तो साका ईरा पर बेस्ड है विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। एडॉप्ट कब किया था? तो 22 मार्च 1957 को। फर्स्ट मंथ चैत्रा है और लास्ट मंथ फाल्गुन है, फाल्गुन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा साका ईरा का कैलेंडर है इसका पहला मंथ है चैत्र और लास्ट मंथ है फाल्गुन। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा 2008 में डिक्लेयर की थी नेशनल रिवर। मिसलेनियस में मिसलेनियस जो है इसमें देख लेते हैं। देखियो जोनल काउंसिल्स हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं? तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। वेस्टर्न का जो है मुंबई में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल प्रयागराज में है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का न्यू दिल्ली में है और साउदर्न जोनल काउंसिल इसका है चेन्नई में। ठीक है भाई। अदर नेशनल एम्बलम जैसे कि नेशनल एनिमल टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है और नेशनल फ्रूट मैंगो जो है फ्रूट है जो है मैंगो है, नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेशनल करेंसी रुपी है और नेशनल ट्री बनियान ट्री है। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन टेरिटरीज। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। द मेजर प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इन इंडिया। तो प्रिंसली स्टेट्स जो मर्ज हुए हैं इंडिया में, डेट ऑफ मर्जर मीडियम तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, बाय मर्जर लेटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। हैदराबाद को जो है 17 सितंबर 1948 को बाय पुलिस एक्शन। ठीक है, ऑपरेशन पोलो कैंडर। जूनागढ़ का मर्जर कैसे किया था इंडिया में? तो 9 नवंबर 1947 को कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब्स काउंसिल। 20 फरवरी 1948 को रेफरेंडम करवाया गया और 20 जनवरी 1949 को मर्ज इन सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में मिला लिया गया था।
अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ उसके पार्ट्स और सब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, इसे कंप्लीट करके फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। 18 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं हमने। तो पहला जो पार्ट है इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दे रखी हैं, आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। दूसरे पार्ट में जो है वो है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, 12 टू 35। ठीक है, पहले पार्ट में क्या है, यूनियन टेरिटरी 1 टू 4, सेकंड में सिटीजनशिप 5 टू 11, थर्ड में फंडामेंटल राइट 12 टू 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 टू 51। ठीक है, और देखते हैं पार्ट फिफ्थ में द यूनियन, आर्टिकल 52 टू 151। चैप्टर 1 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव, जो कि है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। चैप्टर 2 में है पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 से लेके 112। चैप्टर थर्ड में है लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 टू 3 में। चैप्टर 4 में है यूनियन जुडिशियरी, आर्टिकल 124 टू 147। चैप्टर 5 में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 148 टू 151, कई बार पूछा गया है। पार्ट 6 में है स्टेट्स, आर्टिकल 152 से लेके और 237 तक। चैप्टर 1 में दे रखा है स्टेट्स में जनरल, आर्टिकल 152 टू जो है 237। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 152 ही है, केवल इसमें जनरल में एक ही आर्टिकल है 152, ये नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में है एग्जीक्यूटिव, तो ये है आर्टिकल 153 से लेके 167। चैप्टर थर्ड में है जो है स्टेट का, द स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 168 से लेकर 212। चैप्टर 4 में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, ये है आर्टिकल 213 में। चैप्टर 5 जो है हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 214 से लेके 231 तक। चैप्टर 6 में है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, आर्टिकल 233 टू 237। इसके बाद आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि रिपील कर दिया गया है आर्टिकल 238, तो इसे रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है पार्ट 7 को। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स पार्ट बी में थे पहले शेड्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 8, द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक। पार्ट 9 में है द पंचायत्स, आर्टिकल 243 टू 243 ओ। पार्ट 9 ए, द म्यूनसिपैलिटीज, 243 पी टू 243 जेड एच। पार्ट 9 बी में है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो कि है आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक। पार्ट 10 के अंडर आता है शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज़, जो कि हैं आपके पार्ट आर्टिकल 244 टू 244 ए। पार्ट 11 के अंडर आते हैं जो है आर्टिकल 244 से लेके 263 तक, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हैं इसके अंदर। पार्ट जो 11 है इसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स दे रखा है, और आर्टिकल 245 से लेके 245 टू 263। पार्ट 11 में चैप्टर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245 से 255। चैप्टर 2 में है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस सेंटर स्टेट के बीच में, तो आर्टिकल 256 से लेके 263 तक। इसके अलावा जो है आगे देख लेते हैं पार्ट 12। तो पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो कि है आर्टिकल 264 से लेके 300 ए। पार्ट 12 के अंडर जो चैप्टर 1 है उसमें फाइनेंस दे रखा है, आर्टिकल 264 से लेके 291। चैप्टर 2 है बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स आर्टिकल 292 से लेके 293। चैप्टर 3 दे रखा है पार्ट 12 का, इसमें प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, तो आर्टिकल 294 से 300। अब जो पार्ट 12 है इसके चैप्टर 4 में दे रखा है राइट टू प्रॉपर्टीज़ 300 ए। पार्ट 13 जो है उसमें दे रखा है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है आर्टिकल 301 से 307 तक। इसके अलावा पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो 308 टू 323। इसके अंडर चैप्टर 1 है उसमें सर्विसेज हैं, आर्टिकल 308 308 टू
314। चैप्टर 2 में दे रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पार्ट 14 के चैप्टर 2 में, तो आर्टिकल 315 टू 323। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 14A जिसके अंडर हैं ट्रिब्यूनल्स, और आर्टिकल 223A टू 223B। पार्ट 15 के अंडर है इलेक्शंस, तो आर्टिकल 324 टू 329। पार्ट 16 के अंडर है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल हैं 330 टू 342A, तो आर्टिकल्स ज़रूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 70 जिसमें दे रखी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो आर्टिकल 343 से 351 तक। पार्ट 17 के अंदर चैप्टर 1 में दे रखी हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो इसमें आर्टिकल है 243 343 टू 344। चैप्टर 2 में दे रखा है पार्ट 17 के रीजनल लैंग्वेजेस, आर्टिकल 345 टू 347। पार्ट 17 के चैप्टर 3 में दे रखा है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 348 से लेके 349 तक। चैप्टर 4 दे रखा है पार्ट 17 के चैप्टर 4 में क्या दे रखा है, तो स्पेशल डायरेक्टिव्स, जो कि है आर्टिकल 350 टू 351। पार्ट 18 में क्या दे रखा है, इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि है आर्टिकल 352 टू 360। पार्ट 19 में दे रखी है मिसलेनियस, जो कि है आर्टिकल 361 टू 367। पार्ट 20 में दे रखी है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ही आर्टिकल है इसमें, 368। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो आर्टिकल्स हैं 369 टू 392। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये है आर्टिकल 393 टू 395। तो यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो भी देख लिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड कमेटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो कल है उसमें करेंगे कुछ, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे हम इससे आगे। 19 पेजेस कवर कर लिए हैं हमने, जो बाकी के बच जाएंगे कल की क्लास में करेंगे, और एक क्लास और आएगी कल के बाद, तो उसमें कवर हो जाएगी कंप्लीट ये, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अब हमें ख़त्म करनी देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर, और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कमेटीज़, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना बहुत है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहो भाई, अपना रिवीजन करते रहो, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। चलिए भाई यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद। एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें ऐड कर दूंगा इस क्लास को, ठीक है।